Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग अखंड भारत देख रहे हैं और अखंड भारत में जो आप मैप देख रहे हैं इसमें हम लोग सबसे पहले जो भारत से कटने वाले देश हैं जैसे अफगानिस्तान, जो भारत का ही भूभाग का हिस्सा था जो कट गया, इसको हमने अपने प्लेलिस्ट अखंड भारत में सबसे पहले वीडियो में देख रखा जो कि आप लोगों ने देखा। आज जो है बारी है अफगानिस्तान से जस्ट बाद जो है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। आज उसके बारे में जानेंगे और उसके इतिहास को जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपसे निवेदन है लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट लाते हैं तो इसलिए लगता है कि लोग जरूर देखें उसको। तो जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है जहाँ की आप बलूचिस्तान देख रहे हैं, सिंध, पंजाब, NWFP जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और यहाँ पर कश्मीर, ये 5 हिस्सा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा यह पाकिस्तान है। और बस इतना सा ही पाकिस्तान है इस मैप में। ये वाला अफगानिस्तान है, ये इतना सा भारत है, तिब्बत है, बांग्लादेश, म्यांमार, खैर इसकी बारी अभी बाद में होगी। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ इस पाकिस्तान वाले भूभाग पर बात करेंगे, है ना, जिसका डिमांड जो है पाकिस्तान का जो मांग है वह 1930 में, 1933 में, फिर मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में और बाद में पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग हो गया। तो वहाँ जो मांग की गई थी, जो मुस्लिम बाहुल राष्ट्र थे, जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, वहाँ का जो डिमांड किया गया उसमें ये प्रदेश था, बलूचिस्तान था, सिंध था, पंजाब था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था और कश्मीर था। तो इन पांचों को मिला करके जो अलग मांग किया गया, एक अलग राज्य का, राष्ट्र का दर्जा दिए जाने की मांग की गई रहमत अली के द्वारा, और वह जो है यह आपके सामने वो पाकिस्तान का रूप में आपके सामने है। तो ये वाला मैप को आप देखिएगा जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन कभी भारत का हिस्सा था, कभी अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो आज हम लोग इसी के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए अब हम किसी भी चीज़ का जो आगाज़ करते हैं सबसे पहले उसके जन्म से करते हैं। तो जो पाकिस्तान का जन्म है ना, हमारा पड़ोसी मुल्क, इसका जन्म आप 1947 में, है ना, कब हुआ? 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ से पाकिस्तान अलग हुआ और वह जो है आपका वहाँ से नया पाकिस्तान एक देश उभर करके आया। तो उसका पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 1947 में। और सर्वप्रथम जो पाकिस्तान का मांग किया गया है ना, या पाकिस्तान के बारे में जो सबसे पहले बात की गई वह 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा, है ना। कब? 1930 में। किसके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा, है ना। मोहम्मद इकबाल जो है एक फेमस शायर हुए, है ना। मोहम्मद इकबाल साहब एक फेमस शायर हुए और इनके द्वारा 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब कि जो एक भारत है यह 2 राष्ट्र होगा। और वह किसके तर्ज पर होगा? तो जिस धर्म के लोगों की ज़्यादा बहुलता जहां पर होगी वह क्षेत्र एक अलग राष्ट्र होगा और बाकी दूसरे धर्म के लोगों की जहां बहुलता ज़्यादा होगी वह दूसरा राष्ट्र होगा। और यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को सबसे पहले 1930 में, सबसे आरंभ में 1930 में किसने रखा? मोहम्मद इकबाल साहब ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है मांग रखा। और इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग स्टेट जो है, अलग राज्य होनी चाहिए जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। उसी में इन्होंने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, NWFP और कश्मीर की मांग की। उत्तर में आपका सिंध, देखिए ये उत्तर में सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, है ना, जो आपका अफगानिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि सरहद है, वहाँ NWFP जो है, जिसको आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं या इसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। तो इसकी डिमांड की गई। ये यही पाकिस्तान का NWFP जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है, हमने इसको यहाँ पर दिखाया है। ये जो कश्मीर है यह भी पाक अधिकृत कश्मीर जो दिखाया जा रहा है, और यह जो चीन का कब्जा 1962 वाला है ये तो अलग चीज़ है। यहाँ तक जो है ये पाकिस्तान में हम लोग, तो यह जो खैबर पख्तूनख्वा है इसी को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसी भाग को पाकिस्तान का NWFP वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये नाम ही है इसका, है ना, NWFP। और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर, एक पंजाब आप यहाँ भी देख रहे हैं और एक पंजाब है जो भारत में है। आगे हम इसमें जो इतिहास आप इसका देखिएगा अभी, तो उसमें आपका एक पंजाब भी अलग हुआ, एक पंजाब पाकिस्तान में और एक पंजाब भारत में। तो यही वाला क्षेत्र जहाँ पर पंजाब है आपका, बगल में हिमाचल है, फिर जो आपका इस तरह का क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, इस तरह से बना हुआ है भारत में। तो हम अभी सिर्फ इसका बात करेंगे, हिमाचल को भी हम मिटा देते हैं जो मिडिल में था यहाँ पर, सिर्फ हम पंजाब को रहने देते हैं क्योंकि पंजाब बीच से कुछ पंजाब का जो है 2 भाग हुआ, एक भारत में आया और एक पाकिस्तान में आया। तो यह पाकिस्तान वाला पंजाब और यह जो है भारत वाला पंजाब है, ठीक है ना। तो ये हुआ।
तो देखिए अब ये किसके द्वारा हुआ, मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले बात उठाई 1930 में। अब थोड़ा सा मोहम्मद इकबाल के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद इकबाल साहब कौन थे। तो मोहम्मद इकबाल साहब जो है आपका, ये आपका मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद इकबाल जो भी है, तो इनका पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के राष्ट्र कवि का, जैसे राष्ट्र कवि दिनकर है हमारे, वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्र कवि कहा जाता है ना, राष्ट्र कवि पाकिस्तान का, है ना, राष्ट्र कवि। यहाँ ये जो है कहाँ का, तो पाकिस्तान का राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। कौन, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद इकबाल को। यह भी प्रश्न अच्छा है। इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो है इन्होंने ही लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह जो लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने यह लिखा भारत के लिए, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, ये भारत के लिए लिखा गया। और एक सुना होगा आपने, लब पे आती है दुआ बन के, ये वाला जो है ना, लब पे आती है दुआ, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा, है ना, लब पे आती है दुआ, बहुत ही अच्छा है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो लब पे आती है दुआ ये लिखा पाकिस्तान के लिए, किसने लिखा, तो मोहम्मद इकबाल ने। एक समय ऐसी थी जब भारत पाकिस्तान एक साथ था, तो ये उनके बीच वाले भाग पर थे, ये भारत के भी थे और पाकिस्तान के भी थे, क्योंकि ये पाकिस्तान तो बाद में आया, पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, तो इनकी संस्कृति भारत से भी मिलती थी और पाकिस्तान से भी मिलती थी, इसलिए इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान उसमें भारत के लिए लिखा था। और बाद में जब अलग हुआ तो उसके लिए लब पे आती है दुआ बन के, यह जो है पाकिस्तान के लिए ये इकबाल साहब ने ही लिखी है। इसकी इकबाल साहब के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसके जो पीछे वाली पीढ़ी थी वह जो है कश्मीरी पंडित थे, और कश्मीरी पंडित बाद में इस्लाम कबूल किया और वो इस्लामिक हो गए, फिर मोहम्मद इकबाल भी इस्लामी हो गए। लेकिन अगर इसके बैक में जाइएगा, एक दो पीढ़ी आप इसके पिताजी के पीढ़ी पे जाइएगा, तो वह जो है क्या थे, एक कश्मीरी पंडित थे, और उन्होंने चूंकि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इसलिए वो क्या हो गए, तो मोहम्मद इकबाल जो है एक मोहम्मद उनके नाम के आगे लग गई। इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को, है ना, 29 दिसंबर 1930 को इन्होंने मुस्लिम लीग के सपोर्ट में एक भाषण दिया, है ना। उस भाषण में इनका जो है एक बदला फेस आया, मतलब पहले जो है इनकी विचारधारा, और 29 दिसंबर 1930 को जो भाषण दिया गया उसमें मुस्लिमों के लिए एक स्पेशल देश की मांग, जिसमें कि ये वाला क्षेत्र जो है पंजाब का, ये मांगा गया, और बहुत ही जबरदस्त भाषण था। और उस भाषण को आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, मतलब सबसे पहले जो है पाकिस्तान का आइडिया किसके अंदर आया, तो मोहम्मद इकबाल के, इसलिए उसको आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो भाषण दिया, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ये 29 दिसंबर 1930 के बाद जो है बहुत कुछ बदल गया, और मोहम्मद इकबाल भी बहुत कुछ बदल गया, है ना। उसके बाद जो है इकबाल के भाषण को आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसका उनके इकबाल साहब के एक बेटे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे। इन्होंने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, और इन्हीं का पुत्र था, मोहम्मद इकबाल का ही पुत्र था, जिनका नाम था जावेद इकबाल। कौन थे, जावेद इकबाल, जो खुद इनका पुत्र ही था। इन्होंने अपने पिताजी के इस समर्थन का विरोध किया। उन्होंने जो है ये जो इनका जो एक अलग द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, इनका विरोध किया। किसने किया, जावेद इकबाल, जो मोहम्मद इकबाल का पुत्र था, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था। इन्होंने खुद इसका जो है विरोध किया, और बाद में कहा कि पिताजी की आइडिया जो है वो बदल गई है, इनकी आइडियोलॉजी जो है बदल गई है। वो जो जवाहरलाल नेहरू का सिद्धांत था उस पर भरोसा करते थे, है ना, कि भाषा के आधार पर या उसके आधार पर जो राष्ट्र अलग किया जाता था वो उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन द्विराष्ट्र का समर्थन इनके पुत्र जावेद इकबाल कभी भी नहीं चाहते थे कि अलग राष्ट्र बने, और इसलिए उन्होंने कभी उसका समर्थन नहीं किया, है ना। हमेशा विरोध करता रहा अपने बाबूजी का, किसका, तो मोहम्मद इकबाल का। तो यहां तक तो आपने मोहम्मद इकबाल के बारे में जाना कि इन्होंने 1930 में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया, है ना। इनके पूर्वज जो है वो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल किया था। चलिए, ये हो गया। आप अब बढ़ते हैं 1930 के बाद बात आती है 1933 की, है ना, 1933 की। और 1933 में फिर जो पाकिस्तान का बात हुआ, ये एक आपका जो चौधरी रहमत अली थे, इनके द्वारा ये बात रखी गई। चौधरी रहमत अली, है ना, चौधरी रहमत अली के बारे, जो 1933 में, 1930 के बाद 1933 में जो पाकिस्तान का जिक्र किया, वो किसने किया, तो चौधरी रहमत अली ने, जो कि आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र भी था। किसका, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र भी थे। कौन, चौधरी रहमत अली। और इन्होंने, चौधरी रहमत अली ने
अपने पर्चे पर, है ना, सबसे पहले जो है जो अलग राष्ट्र के रूप में इन्होंने 5 प्रदेश मांगा और उसमें यही पांचों है जो आपके सामने रखा गया है। पंजाब, है ना, देखिए आप वहां से मिलाइएगा, यही सब क्षेत्र है, पंजाब, सिंध और नॉर्थ फ्रंटियर जो है ना, NWFP, इसको आप नॉर्थ फ्रंटियर कहते हैं, है ना, पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान, चौथा है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर में है ना, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, सॉरी पाकिस्तान के दक्षिण में है ये बलूचिस्तान, और एक आपका रह गया कौन सा, कश्मीर। यह 5 क्षेत्र का जो है इन्होंने अपने पर्चे पर जिक्र किया और इस जिक्र के बाद जो है इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने एक पर्चा रखा और उस पर्चे में ये मांग थी कि पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान, कश्मीर, NWFP यही जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, अर्थात जो खैबर पख्तूनख्वा है, कि इन 5 प्रांत को, यह मुस्लिम बाहुल प्रांत है और इसको एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इसको बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय देश का जो है दर्जा इसको दी जाए, और उसका नाम सबसे पहले इन्होंने रखा था पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान, ये नाम सबसे पहले रखा गया था पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान बाद में जो है पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया, पाकिस्तान। इसका आप देख लीजिए कि यह कैसा उच्चारण है ना, ये पाकिस्तान था, बाद में ये पाकिस्तान हो गया, है ना, और आज हम लोग इसको पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने ही इस नाम का सृजन किया, इसको पाकिस्तान सबसे पहले कहा और बाद में ये पाकिस्तान हो गया। तो ये थे चौधरी रहमत अली, है ना। ये चौधरी रहमत अली जो थे ये मुस्लिम गुर्जर परिवार से बिलोंग करते थे, है ना, मुस्लिम गुर्जर परिवार में पैदा हुए थे। उनका एक मशहूर बयान था जो 1933 में जब उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले सृजन किया था, तो 1933 में प्रसिद्ध शीर्षक के रूप में आया था, वह था अभी या कभी नहीं। क्या था, अभी या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, हम जीते या हमारा नाश हो, है ना, यह हमारा नाश हो। यह शीर्षक से जो है रहमत अली ने, है ना, एक बहुत प्रसिद्ध शीर्षक रहा और ये बहुत मशहूर हुआ। इसको कब कहा गया, 1933 में। किसके द्वारा, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो और कहा जाता है कि सबसे अग्रगणी पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान मुल्क है, उसको लेने के लिए सबसे अग्रगणी जो नेता लोगों में था, उनमें से सबसे आगे थे चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहे थे। इन्होंने इन तमाम क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय दर्जा देने का डिमांड जो है वह गोलमेज सम्मेलन में रखा था, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रखा था। तो चलिए, अभी हमने इकबाल को जाना और चौधरी रहमत अली को जाना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यह जो है इसके बाद जो है 1947 से 1970 तक, याद रखिएगा 1947 टू 1970, है ना, 1947 से 1970 तक पाकिस्तान 2 भागों में बटा रहा, है ना, पाकिस्तान का 2 भाग में बटा रहा। एक हो गया पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, है ना, पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। इस 2 क्षेत्र में जो है पाकिस्तान रहा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। कब तक, 1947 से लेकर के 1970 तक, है ना। और 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। कब हुई, 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और यह क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण यह है कि जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, तो यह पश्चिमी पाकिस्तान, और 1947 में ही एक पार्ट और अलग हुआ पाकिस्तान का, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ। ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, है ना, ये बांग्लादेश जो है 1947 में यह भी अलग हुआ था भारत से। और यह जो है पश्चिमी पाकिस्तान था और यह पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि आप जानते हैं ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो यह पूर्व में था इसलिए पूर्वी पाकिस्तान, यह वेस्ट में था इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान। तो यह जो बांग्लादेश था यह पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो चूंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे ये पूर्वी पाकिस्तान वाले में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हमेशा परेशान करते थे, और साथ ही कहा जा सकता है कि इनका जो लीडर सब था उस तरह से लाइट में नहीं था जिस तरह पश्चिमी पाकिस्तान था। कहने का मतलब इतना है कि पश्चिमी पाकिस्तान बहुत जो है पूर्वी पाकिस्तान के बनस्पत बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, या कह सकते हैं बहुत संपन्न था, जो भी कह सकते हैं। इन्होंने इसका शोषण करना चाहा, किसका, पूर्वी पाकिस्तान का।
और इस शोषण के चलते इन्होंने इतना घमासान मचाया, जो पाकिस्तानी फौजी थे इन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, उसमें कहा जाता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे, है ना, पूर्वी पाकिस्तान में। और यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं जो मानवीय गरिमा के खिलाफ काम होता है वो किया गया। अगर बंगाल, इस पूर्वी बंगाल पर पाकिस्तान के अत्याचारों का इतिहास देखिएगा तो माथा काम नहीं करता कि कैसे ऐसा लोग हो सकता है धरती पर, इतना घमासान यहाँ पर मचाया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ का जो लोग था वो भाग भाग के भारत में आने लगे, शरणार्थी के रूप में आने लगे, करोड़ों करोड़ में लोग इंडिया आने लगे। तो भारत सरकार को भी जो है, अब चूंकि उसके जब बहुत ज़्यादा शरणार्थी भारत में आने लगे तो भारत को भी दिक्कत होने लगी। यहाँ उसमें की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो है उस शरणार्थियों को उतना शरण देना भी कठिन था, और बार लोग चूंकि पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया। इसके चलते क्या हुआ, बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को नतमस्तक करा दिया गया, है ना। वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें वो सत्ता में थी। तो उसके बाद जब 16 दिसंबर 1971 को इस तरह का 13 दिन का युद्ध चला और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग, जब चूंकि बांग्लादेश पर यहाँ पर जब विजय पा लिया गया, यहाँ इंडियन आर्मी चली गई, उसके बाद जो है इस पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल दिया गया और यहाँ पर बांग्लादेश कर दिया गया। और बांग्लादेश का अलग जो प्रथम वो नेता इसके बने शेख मुजीबुर रहमान, जो प्रथम राष्ट्रपति बने बांग्लादेश का, उन्होंने कमान संभाली बांग्लादेश की और वर्ल्ड के मैप पे एक नया स्टेट, एक नया राष्ट्र बन के आया जो आपका बांग्लादेश हो गया, जो 16 दिसंबर 1971 को इसका जो है यहाँ पर अलग बांग्लादेश एक अलग कंट्री हो गया। तो यही 16 दिसंबर 1971 तक जो है युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, सिर्फ बच गया पश्चिमी पाकिस्तान जो आज है, जो अभी है, और पूर्वी पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश। तो यह 16 दिसंबर 1971 में भारत की लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान रह गया। अब आते हैं इसके इतिहास पर। पाकिस्तान, अब तो सब समझ गए, अब पाकिस्तान के इतिहास पर आते हैं कि आज के पाकिस्तानी भूभाग का इतिहास कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। कम से कम 5000 वर्ष पुराना, अधिक से अधिक बहुत हो सकता है, लेकिन कम से कम 5000 साल पहले जो है पुराना पाकिस्तान का इतिहास है ना। ईसा पूर्व 3300 से 1800 के बीच जो आपका ईसा पूर्व है 3300 से 1800 ईसा पूर्व। देखिए क्या होता है कि कोई एक भूभाग जो बहुत पहले से है उस पर बहुत लोग आते हैं, शासन होता है और चले जाते हैं, वह किसी एक के अंडर में नहीं रहता है। तो इसी तरह इसके इतिहास में उसी को तो हम इतिहास कहते हैं कि जो लोग आए, रूल किया, गए, फिर कौन आया, फिर कौन गया, फिर कौन आया, फिर कौन गया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उसी को हम पढ़ते हैं एक रिकॉर्ड के तहत, इसको इतिहास कहते हैं। तो 3300 से 1800 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, है ना। सिंधु सभ्यता का, ये सिंधु वाला क्षेत्र भी है, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। कब हुआ, तो यह जो है आपका 3300 से 1800 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थल पाकिस्तानी सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन, मोहनजोदड़ो, है ना, और हड़प्पा, ये सब जो है पाकिस्तानी सभ्यता के प्रमुख शहर रहे, क्योंकि 3300 से 1800 यह इसमें किसका, यह जो ईसा पूर्व रहा, यह सिंधु सभ्यता का समय रहा, है ना। इस सभ्यता के लोग कौन थे, मतैक्य नहीं है। अब देखिए इस सिंधु सभ्यता में लोग कौन कौन थे, इसमें मतैक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है, सभी लोगों का अलग अलग मत है। कोई कुछ बोलता है, कोई द्रविड़ कहता है, कोई आर्य कहता है, कोई और कुछ कहता है, वो अलग अलग है। और इसका मेन कारण क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। उसकी लिपि अगर पढ़ी जाती तो यह बात क्लियर होता कि वो किस सभ्यता के लोग थे, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई सिंधु सभ्यता की। चूंकि पढ़ी नहीं गई इसलिए जो है यहाँ पर ये मतैक्य है ना, मतैक्य एक नहीं है ना, एक मत सबका नहीं है। कोई कुछ द्रविड़ बोलता है तो कोई आर्यन बोलता है। तो यही चीज जो है आपका, क्योंकि अगर सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाता तो यह दिक्कत नहीं होती, बात क्लियर हो जाती कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये किस सभ्यता के थे, ये क्लियर हो जाती, है ना। माना जाता है 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में हुआ। कब हुआ, 1500 ईसा पूर्व में, किसका, आर्यन का, है ना। 1500 ईसा पूर्व में आर्यन का जो है आना जाना, या कह सकते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ वह पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र आपका ये वाला हुआ, ये दक्षिणी क्षेत्र हुआ। तो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जो है आर्यों का आगमन हुआ। और 543 ईसा पूर्व में पाक का अधिकांश इलाका, है ना, 543 ईसा, 1500 में आर्यन का ये कहा जाता है। और यहीं से जो उत्तरी पाकिस्तान हुआ, यहीं से धीरे धीरे आर्यन जो है भारत में भी आए, ऐसा माना जाता है। खैर उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, वो भारत का ही क्षेत्र था। तो आखिर लेकिन अब ये भूभाग पाकिस्तान है तो हमको पाकिस्तान ही बताना पड़ रहा है। तो यह जो है 1500 ईस्वी पूर्व में कौन आ गया, तो आपका आर्यों का आगमन पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में हुआ, है ना। और इसी के रास्ते ये भारत और अलग अलग देशों में चले गए। 543 ईसा पूर्व में पाक का अधिकांश इलाका ईरान के हखामनी, यह जो ईरान का एक वंश है हखामनी, है ना, ईरानी वंश है ये, हखामनी वंश, है ना। ईरान के
हखामनी साम्राज्य के अधीन था। यह 543 ईसा पूर्व में जो पाकिस्तान का भूभाग है यह ईरान के हखामनी साम्राज्य का हिस्सा था, जो ईरान में बहुत फेमस था। ईरान कहाँ है? तो अफगानिस्तान के बाद जो ये क्षेत्र है यही आपका ईरान है। ये वाला क्षेत्र क्या है? ईरान है ना। तो यह ईरान के हखामनी वंश का जो है वहां पर साम्राज्य के अधीन था। उस समय इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि इतना पहले तो इस्लाम का उदय हुआ नहीं है। तो इस समय इस्लाम का है ना उदय नहीं हुआ था। आपका 543 ईसा पूर्व में इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से अब जो आगे बढ़ेंगे, अब सिकंदर के इतिहास को लेकर चलते हैं ना। सिकंदर कब आया? तो 330 ईसा पूर्व में, है ना, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर का आपका आगमन जो है पाकिस्तान प्रांत पर आ जाता है। तो 330 ईसा पूर्व सिकंदर ने दारा तृतीय को हराया। यहाँ इस वंश का जो शासक था दारा तृतीय, इसको जो है हरा दिया। किसने हराया? सिकंदर ने, है ना। जो मकदूनिया यूनान के सिकंदर महान थे, उन्होंने दारा तृतीय को हरा दिया। और दारा तृतीय को हारने के बाद जो है हखामनी वंश का खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये हखामनी वंश का ही शासक था दारा तृतीय, और दारा तृतीय के हारते ही हखामनी वंश का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब रूल कौन करेगा? सिकंदर, क्योंकि हखामनी वंश था उसको खत्म किया सिकंदर ने, इसके शासक दारा तृतीय को हराया, और अब रूल किसका होगा? सिकंदर का, है ना। सिकंदर यहां पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। सिकंदर पंजाब तक आ गया, सिंधु तट पर भारतीय राजा पोरस को हराया। जब यहां पंजाब क्षेत्र पर आया तो यहां आने के बाद सिकंदर का युद्ध किससे हुआ? भारतीय क्षेत्र के राजा पोरस से, मतलब भारत की तरफ भी कदम बढ़ा दिया। और भारतीय क्षेत्र का शासक कौन था? पोरस। आप जानते हैं कि पोरस को युद्ध में सिकंदर ने हरा दिया, लेकिन पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा था। और जब पोरस को बंदी बनाया गया तो पोरस से सिकंदर ने एक बात कही थी कि बताओ तुमको क्या करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? पोरस ने कहा कि एक राजा के साथ जो दायित्व और जो सलूक बनता है आप वही हमारे साथ कीजिए। और इसे सिकंदर बहुत खुश हुआ कि एक शासक जब पकड़ा भी गया फिर भी जो उसकी सोच है, जो उसका आदर्श है, जो उसका संस्कार है, वह एक शासक वाली है कि एक शासक के प्रति जो भी कर्तव्य बनता है उसको दंड देने का या दंडित करने का, जो करने का वो आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं होगा। और ये बात सिकंदर को पोरस की बहुत अच्छी लगी थी, है ना। कहीं कहीं पर पोरस को यादव वंश का भी बताया जाता है, हम कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन हमने चर्चा किया। तो ये भारतीय क्षेत्र का जो पोरस था यहाँ भी कदम किया, लेकिन पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा, और लेकिन वो सिकंदर से हार गया, पोरस हार गया। लेकिन यहां पर आते आते क्या हुआ, इसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी। चूंकि बहुत लंबा दूरी तय करके आया था, इसलिए सिकंदर की सेना जो है भारत में इन करने से, चूंकि पोरस की बहादुरी भी देखा उन्होंने और उसकी सेना थक गई थी लड़ते लड़ते, इसलिए सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और यहीं से सिकंदर का भारत में आगमन नहीं हो पाया। जो विश्व विजेता था उसकी तलवार भी यहाँ पर टूटी, वो भारत में जो है इन नहीं कर सका, या कह सकते हैं कि शुरू के क्षेत्र में ही रह गया, है ना। प्रवेश के बिना ही लौट गया। इसके बाद उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यूनानी बैक्ट्रियन सभ्यता। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सभ्यता आई, है ना, ये याद रखिएगा, यूनानी बैक्ट्रियन। ये क्यों आया? क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर का शासन आया। जैसा राजा होता है वैसी सभ्यता, है ना। तो यहाँ पर यूनानी बैक्ट्रियन सभ्यता आई, क्योंकि हखामनी वंश का कहानी खत्म हो गया, सिकंदर आ गए, और सिकंदर ने कौन सी सभ्यता बनाई? तो यूनानी बैक्ट्रियन सभ्यता, जो पूरे यहाँ आपका ईरान तक फैल गया, है ना। सभ्यता का विकास हुआ। सिकंदर साम्राज्य को उसके सेनापतियों में बांट दिया गया। बाद में जो है सिकंदर का साम्राज्य बट गया, लेकिन उसका एक सेनापति जो सबसे शक्तिशाली और उत्तराधिकारी माना जाता था वह था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने जो है यहाँ पर अपना शासन चलाते रहा, यहाँ पर अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया, है ना। बाद में सुनते हैं शायद पोरस की लड़की से इनका शादी हुआ था, सेल्यूकस निकेटर का, जो बहुत शक्तिशाली सेनापति था। किसका था? तो यह सिकंदर महान की सेनापति था। इसके बाद यहाँ तक के इतिहास के बाद यह तो आपने देख लिया। अब आता है मौर्य। सिकंदर को देख लिया, हखामनी को देख लिया, सिंधु सभ्यता को भी जान लिया। अब आता है मौर्य का काल, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वाला जो काल था, उस समय भी तो ये भारत का हिस्सा था ना। तो मौर्य जो आए ये 300 ईसा, सिकंदर का याद रखिएगा 330 ईसा पूर्व, और मौर्य का 300 ईसा पूर्व, है ना। मौर्य 300 ईसा पूर्व जो है ये इसका काल है। 300 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मौर्यों ने क्या किया? पाकिस्तान को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। अब सिकंदर भी गया, अब कौन आ गया? मौर्य। और मौर्य का शासन इस पूरे पाकिस्तान क्षेत्र पर आ गया। इसके बाद यहां पर कौन सी सभ्यता चली? तो ग्रीको बैक्ट्रियन शासन। यहां पर क्या है देखिए, ग्रीको बैक्ट्रियन, यह जो है आपका ग्रीको बैक्ट्रियन सभ्यता जो है यहां पर लागू हो गई, ग्रीको बैक्ट्रियन, है ना। इसके बाद यह ग्रीको बैक्ट्रियन शासन में चला गया। ग्रीको बैक्ट्रियन, पहले था यूनानी बैक्ट्रियन, अब हो गया ग्रीको बैक्ट्रियन शासन में चला गया। इन शासकों में प्रमुख मिनांदर थे। इन शासकों में प्रमुख कौन था? मिनांदर। देखिए ये जो मिनांदर था
यह ग्रीको बैक्ट्रियन का एक बहुत ही अच्छा शासक था और मिनांदर ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इस मिनांदर ने क्या किया? बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया, प्रसार किया, अर्थात उसको प्रोत्साहित किया। 489 से 632 ईसा पूर्व राय राजवंश का शासन हुआ, है ना। देखिए अब यहाँ पर मौर्य भी खत्म और एक नया कहानी आ गया। अब कौन आ रहा है? तो देखिए अब राय, इसके बाद जो है 489 से 632 ईसा पूर्व में राय राजवंश का शासन रहा। मौर्य खत्म हो गया। अब अब पाकिस्तान पर 489 से 632 ईस्वी में, ईस्वी ये ईसा पूर्व नहीं है, इतना ईस्वी में किसका शासन रहा? तो राय राजवंश का शासन रहा, इस पर शासन रहा। उत्तर भारत के गुप्त और फारस से सासानी साम्राज्य के बीच बटा। इसके बाद कौन आ गया आपका? सासानी, याद रखिएगा, सासानी साम्राज्य जो है इसके अंतर्गत आ गया। सासानी का शासन रहा, है ना। देखिए शासक बदलते जा रहा है ना, भूभाग वही पड़ा हुआ है। सासानी साम्राज्य रहा और इसके बीच बटा। उसके बाद 712 ईस्वी में फारस सेनापति मोहम्मद बिन कासिम आ गया, है ना। 712 ईस्वी में कौन आया? फारस का सेनापति था, फारसी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, इनका शासन रहा। मोहम्मद बिन कासिम का शासन रहा। इन्होंने क्या किया? ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने का कारण जो है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और यहीं से पाकिस्तान का जो नींव आपका रखा रहा है, एक तरह से आप मानिएगा तो यहीं से 712 ईस्वी में जो फारस का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा को हराया और यह फारसी विजय न होकर इस्लाम की विजय, ये वहाँ की सिंध के जो राजा था उसको हरा दिया और ये क्या कहलाया? इस्लाम विजय। फारसी विजय न कहलाकर क्या कहलाया? इस्लाम विजय। फारसी विजय होना चाहिए क्योंकि ये फारस का जो है सेनापति था, लेकिन क्या कहता है इसको इतिहासकार कि यह फारसी विजय न होकर इस्लाम की विजय थी। बिन कासिम अरबी था, है ना। इसके बाद यह क्षेत्र इस्लाम से प्रभावित होता चला गया और यहीं से जो यह क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र था मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही, है ना, 712 ईस्वी से ही यह क्षेत्र जो है आपका इस्लाम बाहुल होता चला गया। इसलिए यहाँ पर इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में संख्या बढ़ती चली गई। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार इसी समय पाकिस्तान की नींव रखी है। हमने कहा ना, पाकिस्तानी सरकार के अनुसार कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम के समय ही यहाँ पर जो है पाकिस्तान की नींव रखी गई, है ना। 1192 में दिल्ली के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, अब कब आया? 1192 ईस्वी में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को, जो दिल्ली का शासक था, है ना। पृथ्वीराज चौहान को, है ना, हराने के बाद ही दिल्ली की सत्ता पर फारस से आए तुर्कों, अरबों, फारसियों का नियंत्रण हो गया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारा, इसके बाद यहाँ किसका कब्जा हो गया? है ना, तुर्कों का, अरबों का और फारसियों का। इन सब का जो है पृथ्वीराज चौहान के हारते ही इन सब का जो है यहाँ पर, है ना, क्या हो गया? प्रभुत्व हो गया और यह जो दिल्ली सल्तनत है उसके हाथों में आ गया, नियंत्रण में आ गया, है ना। फारसियों के नियंत्रण में आ गया। पाकिस्तान दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। दिल्ली आपका जो था, दिल्ली सल्तनत, जहाँ पर कि बाद में जानते हैं बाबर लोग आए तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किसको बना दिया? इस क्षेत्र को बना दिया। अब देखिए 16वीं सदी में मध्य एशिया से भागकर बाबर आया। कब आया? 16वीं सदी में, याद रखिएगा। 16वीं सदी में कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन आया? तो बाबर आया। मध्य एशिया से बाबर आया 16वीं सदी में, ठीक है। भागकर बाबर आया और बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। अब किसका रूल हो गया? बाबर का। और बाबर जब शासक बना तो पूरा मुगल साम्राज्य जो है बाबर का है। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत किसका हो गया? बाबर का हो गया। और इसलिए अब यह पूरा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का प्रांत था वह किसका हो गया? तो बाबर का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। काबुल, ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पर काबुल जो गांधार वगैरह था, तो उस सब क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में कर लिया। किसने कर लिया? तो यह जो है मुगलों ने कर लिया। अब देखिए 16वीं सदी के बाद अब क्या हुआ? 18वीं सदी के अंत तक विदेशियों का प्रमुख, है ना, प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया। अब आएगा अंग्रेज, है ना। सबका एक से एक बड़ा बाबूजी आ रहा है ना। 18वीं सदी में कौन आ गया? है ना, इसका जो है वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ से आपका कदम रखता है कौन? अंग्रेज। यहाँ तक तो आपने देखा इतिहास। अब 18वीं सदी के अंत तक विदेशियों का प्रभुत्व, जो बाहरी लोग था उसका प्रभुत्व भारत में बढ़ता चला गया। और आपको मालूम होगा अब क्या करेगा अंग्रेज? गुलाम करेगा। 18वीं सदी में प्रभुत्व भारतीयों के उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया और 1857 के गदर के बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। 1857 ईस्वी में जो गदर क्रांति हुई है ना, 1857 के गदर के बाद, यही 1857 के गदर के बाद ही पूरे भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। आवर, बाबर, डावर सब गया तिल लेने। अब कौन आ गया? अंग्रेज आ गया। 1857 के बाद के गदर
आंदोलन के बाद जो है अंग्रेजों का पूरे देश पर कब्जा हो गया, पूरे भारत पर और अगल बगल के क्षेत्र पर, ये जो बलूचिस्तान वगैरह पाकिस्तान है सब पर किसका राज हो गया, तो अंग्रेजों का हो गया। पंजाब और सिंध में अच्छी खासी हिंदू आबादी थी, पंजाब में और सिंध में अच्छी खासी, ये जो पंजाब है और जो सिंध है इसमें अच्छी खासी हिंदू आबादी थी। मुस्लिमों के अल्पमत में होने के कारण अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग, यहीं से जो है मुस्लिम के अलग कम होने के कारण यहाँ पे हिंदू क्षेत्र था, तो इसलिए वहाँ पर जो है इस अलग राष्ट्र होने का मांग जो है होना शुरू हो गया। सबसे पहले सन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने अलग राष्ट्र की मांग की। हमने बताया मोहम्मद इकबाल कौन है। अब हम 1857 से आगे 1930 पर है ना, इकबाल के द्वारा। फिर 1933 पर आ जाइए, और 1933 में किसने, रहमत अली ने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में एक पर्चे में भारत के 5 उत्तरी इलाके का मांग किया। ये इकबाल को आपने देख लिया, रहमत अली को भी आपने समझ लिया कौन थे और उन्होंने क्या डिमांड की थी, है ना। ये सब मिला करके जो राष्ट्रीय दर्जा मांगा था। पत्र में रहमत अली ने खुद को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक बताया था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक रहमत अली ने खुद को कहा था। किस पर्चे में, जिस पर्चे में जिस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, है ना, उन क्षेत्रों का अलग डिमांड किया था, उसी में उन्होंने अपने आप को क्या बताया था, तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक बताया था, है ना। देश के तौर पर पाकिस्तान का प्रयोग पहली बार इस पर्चे में हुआ था, जो कि आपका रहमत अली का पर्चा था, इसी में सबसे पहले पाकिस्तान का डिमांड हुआ। ऐसे पाकिस्तान नाम रखा गया था 1930 में इकबाल साहब के द्वारा। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग, जिसके संस्थापक जिन्ना थे, इन्होंने एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की। आप जानते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किया 1940 में, 1940 में जो आपका मुस्लिम लीग था, इसके चूंकि ये जो है संस्थापक थे, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का मांग किया। आप जान लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना के पिता भी ये भी जो है कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, क्योंकि इसके जो आगे पूर्वज में जाइएगा तो ये लोग गुजराती थे, और गुजराती में जो है पट्टा, इसका एक अलग टाइटल था जिसमें कि इसके नाम के आगे भाई भी लगता है। गुजराती लोग अपने आप में भाई भी लगाते थे, तो इनके पिता लोग जो थे वो हिंदू थे। क्योंकि गुजरात में जब मछली का व्यापार होता था तो वहाँ के गुजराती लोगों ने इनका बहिष्कार किया कि आप एक हिंदू होकर के जो है मछली का इस तरह व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाद में जो है दूसरी जगह जा करके उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इसलिए इस्लाम को स्वीकार करने का उसका पुत्र जो जिन्ना भाई हुआ, है ना, जिन्ना भाई नाम था इसका। ओरिजिनल में गुजराती जिन्ना भाई ये एक गुजराती हिंदू नेम था, लेकिन बाद में जब ये पढ़ने गए तो मोहम्मद अली जिन्ना रखा और भाई को हटा दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना आप जानते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भाई नहीं जानते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग भी जो हैं, इसके पूर्वज भी पहले हिंदू थे और बाद में इस्लाम थे। यहाँ तक कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं मुसलमान भाई, वो सुअर को नहीं खाते हैं, ना उसका गोश्त खाते हैं, ना उसका जूस पीते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा था जिन्होंने मुस्लिम जो सुअर है उसका गोश्त भी खाया, उसके जूस को भी पिया। और यहाँ तक एक घटना इसकी दिखाई जाती है कि एक होटल में, एक रेस्तरां में ये खा रहे थे, सुअर का जो मीट होता है वो खा रहे थे। तो एक मुस्लिम बच्चा जो है आता है और उसको भूख लगी होती है, तो वो उसके जो है थाली से एक सुअर का जो है टुकड़ा उठा के खा लेता है। तो जो इसके सामने जो इसका एक आप कह सकते हैं सेक्रेटरी रहता है, तो वो भी इस चीज़ को देख लेता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि तुम उसको मना क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति में लोग उतरते हैं तो उसमें इन छोटे छोटे चीज़ों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ऐसी बातें कही। और मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान का जो है राजनीतिक लीडर हैं, हम यहाँ के आध्यात्मिक लीडर नहीं हैं, इसलिए हम इस्लाम के कोई भी आध्यात्मिक ये नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ का ये करते खंडन करते हैं। और उन्होंने खुलेआम जो है ये सब वगैरह खाया। तो ये अली जिन्ना के भी बारे में आप जानिएगा तो बैक में क्या है, हिंदू है, लेकिन अभी जो है वो जब पाकिस्तान चूँकि जब अपना धर्म बदल दिया तो अब ये मुसलमान हो गए, है ना। इनकी शादी जो आप जानते हैं, इनके एक दोस्त पारसी की बेटी रति से हुआ था, जो कि एक पारसी थे। वो इनसे मोहम्मद अली जिन्ना से 24 साल की छोटी थी, जिसका उम्र 16 साल था। और जब अली जिन्ना अपने दोस्त से मिलने गए और उसकी बेटी से उन्होंने कहा कि अपने दोस्त से जिक्र किया कि हम आपकी लड़की से प्यार करते हैं, उसके दोस्त का दिमाग घूम गया कि तुम कहाँ 40 साल का और मेरी पुत्री जो है वो 24 साल की है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय उन्होंने, चूंकि जिन्ना बहुत पावरफुल थे और उन्होंने, वो एक वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, तो इसके दोस्त ने जाके जो है अदालत में ये बात कही थी कि हमारी बेटी का उम्र जो नाबालिग है और इसके ऐसे बहकावे में प्यार व्यार का बात होता है। तो कोर्ट ने उसको 18 साल तक जो है कहीं बाहर, मतलब कि आपका समझ सकते हैं कि जब तक 18 साल की वो बालिग नहीं होती तब तक शादी करने से इनकार कर दिया। और बाद में जो है वो जब 18 साल की हुई तो उन्होंने फिर लेटर लिख करके किसको भेजा, मोहम्मद अली जिन्ना को, अर्थात अपने पिताजी के दोस्त को लेटर लिखा कि अब हम 18 साल के हो चुके हैं और अब हम प्यार कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने फिर बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना से जब शादी करने की बात हुई तो जिन्ना ने कहा कि जब तक इस्लाम को स्वीकार नहीं करोगे हमसे शादी नहीं हो सकती। फिर रति ने इस्लाम को स्वीकार किया और मोहम्मद साहब की ये जो अली जिन्ना की जो वाइफ बनी।
तो फिर जब अली जिन्ना की वाइफ बनी, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उन्होंने उनका साथ रहा और कुछ ही समय के बाद जो है उनकी किसी बीमारी से या कोई रीजन से उनकी डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनके बाद जो है उन्होंने अली जिन्ना को एक दूसरे रूप में देखा, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और कोई रूप वगैरह कुछ नहीं था। फिर बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है रति की, तो फिर बहुत रोते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को पहली बार किसी ने उस तरह से मतलब फफक के रोते हुए देखा था। मतलब एक इंसान था, बहुत बेहतरीन था, लेकिन जो प्यार प्यार होता है और उसकी देहांत होने के बाद जो है बहुत रोए, और कहा जाता है कि पहली बार लोगों ने उसको अपने इमोशन पर काबू नहीं रखते हुए पहली बार देखा गया और बहुत रोए थे। तो ये कहानी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान, जो फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान को अलग करने की मांग, जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे 1940 इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। बात बात में बहुत चीज़ आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने, संस्थापक जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की, है ना। अगस्त 1940 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ, है ना। 1947 में यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत का जो विभाजन था वह माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। किस पर? तो माउंटबेटन योजना, यही जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, है ना। और योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना, याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, ठीक है ना। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारत गणराज्य, है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, पाकिस्तान अधिराज्य, और जो आपका 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को भारतीय गणराज्य या भारत गणराज्य का जो है ना, भारत गणराज्य की स्थापना हो गई। यहाँ से अब आपका जो है दो राज्य, एक देश का दो भाग हो गया, है ना, भारत और पाकिस्तान, 14 अगस्त और 15 अगस्त को, ठीक है। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत का मतलब जिसमें कि ये अलग अलग नहीं हुए थे, तो है ना, ब्रिटिश भारत का जो बंगाल प्रांत था, है ना, को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बांट दिया गया। यहाँ आपका जो है बांग्लादेश है और यहाँ पर आपका पश्चिमी बंगाल जो पाकिस्तान है ना, सॉरी, जो कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पर है। तो पूर्वी बंगाल जो हो गया, यह जो है आपका वह आपका बांग्लादेश बना बाद में, और जो पश्चिमी बंगाल है, जो अभी जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो कोलकाता है, जो भारत का हिस्सा है। और ये जो पूर्वी बंगाल था वह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, है ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। यहीं पर जो है भारत के अलग होने के बाद, पाकिस्तान से अलग होने के बाद उसमें यहाँ जो बंगाल का हिस्सा था, ये दो पार्ट में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल जो हो गया, जो कलकत्ता अपने भारत में है, और जो पूर्वी बंगाल यही बाद में, पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में 1971 में यह बांग्लादेश बन गया, है ना। इसी तरह से ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिम पाकिस्तान, यह देखिए, एक यह जो पंजाब है यह पूर्वी पाकिस्तान, और यह पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो क्षेत्र बना, तो एक पंजाब भारत में और एक पंजाब पाकिस्तान में भी आया, तो यही है। इसी तरह ब्रिटिश राज्य के पंजाब प्रांत को पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब, यह जो हो गए, यह पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब हो गए, है ना, पंजाब, और भारत के पंजाब राज्य में बांट गया। और यह वाला जो हो गया, ये भारत का पंजाब हो गया। आप भारत के मैप में भी पंजाब को देखते हैं और यहाँ पाकिस्तान के मैप भी पंजाब है, तो वही पंजाब दो भाग में बट गया। एक कह सकते हैं पाकिस्तान वाला पंजाब और एक हो गया भारत वाला पंजाब। यहाँ पे जो जो बंगाल था, यहाँ भी दो बंगाल हो गया, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल, उसी तरह बट गया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। कब? 15 अगस्त 1947 के अर्धरात्रि को, है ना, आधी रात को कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र जो है वह बन करके सामने आ गया। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में हो गई। पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में कब हुई? 14 अगस्त को कराची में, यह जो है कराची में हुआ। और ये बात भी एक सोचने वाली होती है, प्रश्न उठता है कि जब दोनों देश एक साथ अलग हुआ तो पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाता है और भारत 15 अगस्त को क्यों मनाता है? यह बात भी बहुत अच्छा है, अभी इसका आंसर मिलेगा आपको। तो 15 अगस्त को कराची में वो बनाया और 15 अगस्त को भारत जो है इन्होंने दिल्ली में जो है आपका ये 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी जो ब्रिटिश वायसराय था लुईस माउंटबेटन, आखिरी वायसराय कौन था? लुईस माउंटबेटन। ये जो है चूंकि इनको पाकिस्तान में भी जाना था और
पाकिस्तान के अलग होने वाला जो समारोह था उसमें भी जाना था और भारत के अलग होने वाला जो समारोह था उसमें भी था जाना था, मतलब कि इसको कराची में भी जाना था और इसको दिल्ली में भी जाना था। तो इन्होंने पहले जो है लुईस माउंटबेटन को पहले कहाँ बुला लिया गया, पाकिस्तान में, ताकि एक ही साथ तो दोनों जगह वो जा नहीं सकते थे और ये चीफ गेस्ट तो इसको रहना अनिवार्य था क्योंकि इसके सामने हुआ है। तो ये जो है 14 अगस्त को कराची में चले गए और 15 अगस्त को भारत आ गए। इसीलिए जो है पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ादी वो मनाता है और उसके बाद हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। यही रीजन है। लुईस माउंटबेटन अगर फ्री होते, अगर वह पहले भारत में होते तो पहले भारत ही 14 अगस्त को स्वाधीनता मना लेता, 15 अगस्त को पाकिस्तान मनाता। लेकिन वो हो सकता है वो पाकिस्तान के क्षेत्र करीब थे, इसलिए जब उनका सम्मेलन हुआ तो पहले वो 14 अगस्त को वहाँ शामिल हो गए और 15 अगस्त को दिल्ली आ गए। इसलिए जो है एक दिन पाकिस्तान पहले मनाता है ना, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को, भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। यही रीजन था कि ये दोनों जगह सम्मिलित हो जाए, इसलिए पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को मना लिया और भारत 15 अगस्त को। भारत विभाजन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान हुई हिंसा के करीब 10 लाख लोग मारे गए। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग होने में क्या हो गया, 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोगों की मौत जो है इसमें हो गई। अब बताइए ये कितना विभत्स दृश्य है कि धर्म के नाम पर कभी कभी लगता है कि जितना वध और जितना कत्ल इन धर्मों ने किया है देश में, है ना, देश दुनिया में जितना कत्ल धर्मों के लिए हुआ है उससे ज़्यादा कत्ल किसी चीज़ के लिए नहीं हुआ है। ये चीज़ कितना है। अब बताइए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेहरू और जिन्ना और इसमें लोग कौन मार रहे हैं, बेबस, जिसका कि कोई दोष है, निरपराध लोग। ये सब चीज़ें देख के लगता है कि कभी कभी भगवान दुनिया में नहीं है। अब आप बताइए ये 10 लाख लोग जो कि जिसका कोई गलती नहीं था, उसका सिर्फ गलती यही था कि वो किसी राष्ट्र का अंग था, है ना। अब भारत पाकिस्तान के अलग होने में नेता अपनी जगह है और लोग किसके कट के मर के गए, है ना, उन धर्मों के जो मासूम लोग थे उनकी हत्याएं की गई। बहुत 10 लाख लोग, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो हत्या, नृशंस हत्या हो गई कि 10 लाख लोग मारा गया। यह बात सोचने में 10 लाख बोलना कितना आसान लगता है, लेकिन अगर आप देखिएगा 10 लाख तो ये बहुत ज़्यादा होता है, हृदय विह्वल हो जाती है। एक बार कल्पना करके देखिए किसी दंगे में अगर आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, कोई आपका पिताजी कोई फंस जाए तो कितना तकलीफ होता है। इस तरह से आप समझते हैं 10 लाख घर उड़ना, 10 लाख परिवार उड़ना कितनी बड़ी बात होती है। तो यह जो है सिर्फ कुछ, अब देखिए ये एक क्रोनोलॉजी है ना, हमारी ऐसी मानसिकता होती है। क्यों ऐसा घटना हुआ, हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारा राष्ट्र किसी एक धर्म से बना होगा तो हमारे यहाँ जो है कोई तरह की लफड़ा शूटिंग नहीं होगी। 2 अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे, एक ही धर्म का लोग रहेगा तो क्यों लड़ेगा। ये मूर्खता है, ये क्रोनोलॉजी को समझनी चाहिए लोगों को। ऐसी बात नहीं है। अगर एक ही धर्म के लोग हैं तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ आपका अलग अलग भेद होगा और वहाँ पर लड़ाई होगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मेंटल है, ये मस्तिष्क वाली बात होती है। ये धर्मों के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे 2-3 धर्मों के लोग रहते हैं, क्या हो जाता है, कहीं कुछ नहीं। वो आपसी भावना, आपसी सद्भाव को बनाए रखते हैं। लेकिन ये क्रोनोलॉजी को समझनी चाहिए। आज लोगों को लगता है कि अगर किसी राष्ट्र में एक ही धर्म के लोग रहेंगे तो उस राष्ट्र में कभी कोई झगड़ा, दंगा फसाद नहीं होगा। ऐसी गलत है, ऐसी मूर्खता। आप देखिए किसी राष्ट्र को जहाँ सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, क्या वहाँ पर आपकी अमन चैन शांति है क्या, कभी नहीं। वो सोच ही गलत है। इसलिए हम समर्थन करते हैं गांधी जी की सोच की। अगर मान लीजिए हमारा एक ही गांव में अगर हिंदू भी है, मुसलमान भी, अगर आपसी सद्भाव अच्छा है तो फिर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आपसी सद्भाव अगर खराब है तो भाई भाई का दुश्मन है। आप धर्म का बात तो बहुत दूर हो गया, है ना। अगर भाई के प्रति भी भाई की नाराजगी होती है, कोई ऐसा बात हो जाए तो वो भाई भाई का दुश्मन होता है। तो फिर इसमें धर्म को लेकर के, इसके बेसिस पर किसी एक कंट्री को अलग करके यह सोचना कि यहाँ अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। और इसमें 10 लाख लोग मारे गए, है ना। 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बदल दिया। 1.46 करोड़, देख रहे हैं ये कितना है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। आप देखिए 1.46 करोड़ जो है शरणार्थी ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली, है ना। बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली, मतलब कि अब चूंकि अब जो जिस धर्म का है, अब जिसका जहाँ पर बहुतायत मात्रा में जो देश के लोग हैं वहाँ पर जो है वो जाना पसंद करता है। अगर मान लीजिए भारत में हिंदू ज़्यादा है तो जो पाकिस्तान का हिंदू जनजाति धर्म के लोग हैं वो चाहेंगे कि हम भारत आ जाएं। जो भारत में मुस्लिम का कम आबादी क्षेत्र है तो ये सोच रहा है कि अगर यहाँ पर दंगा है हमारे साथ तो हम पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो हम वहाँ चले जाएँ, क्योंकि वहाँ जब धर्म का ही लड़ाई है कि 2 धर्म एक साथ रह ही नहीं सकता, इस तरह की जो भावनाएं ही खराब है, तो फिर क्या उसका अंजाम होगा, क्या कहा जा सकता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि मर जाती है। तो यह जो है बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरणार्थी चले गए। और जहाँ शरणार्थी कई जगह तो ऐसा मिलता है कि जब इसमें भयंकर नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके वस्त्र उतार करके परेड कराई गई। ऐसा बहुत जगह बिहार में हिंदुओं के साथ भी और मुसलमानों के साथ भी, ऐसा नहीं किसी एक के साथ, जिसको जो जहाँ पर बाहुल में था और जो जहाँ पर अल्पमत में थे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, अनर्थ हुआ।
आंख फटने वाली, धरती फटने वाली अन्याय की गई, है ना। और उसके बाद कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिलाएं थी, बाद में चूंकि उसको बांग्लादेश जो यहाँ पर आपका घटना था, इसके जिक्र में कहा गया था कि बहुत सारी ऐसी थी महिलाएं जिसका कि मतलब उसको क्या कहा जाए, वो ना तो अपने देश का रहा, ना किसी का नहीं रहा, क्योंकि ऐसी हालत हो गई कि वो उस इज्जत को लेकर के अपने लोगों में भी जाता तो वहाँ भी लोग उसको रखने के लिए तैयार नहीं होते, और जहाँ पर था वहाँ पर तो उसके साथ गलत हो ही रहा था। तो इस तरह ऐसी भयावह स्थिति पैदा की गई। तो इस मैसेज की, इस इतिहास का यही मैसेज है, इससे सीखना चाहिए हमको, इससे जानना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबके लिए भला का हो, उसी मार्ग को चुनना चाहिए, वही सबसे अच्छा मार्ग है। तो आज यहीं हम पाकिस्तान के इतिहास को एंड करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।